नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं। दौरे के दौरान मसूरी और देहरादून में होने वाले कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कई बार गृह मंत्री आ चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा होता अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा कर देते, या जो आपदा आई है जोशीमठ में जाकर लोगों से मिल लेते, महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर कुछ बोलते। जो महाराष्ट्र में खुलासा हुआ है, लगभग वही आंकड़े आ रहे हैं। उसको लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। आने वाले समय में जो भी दिशा निर्देश सेंटर से हम लोगों को मिलेंगे, हम उस पर चलेंगे। और बहुत सारी संख्या ऐसी है देश में जो इस बात पर कहने लगी है कि कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें जमीन खुर्द बुरड़ से लेकर कोविड समय में सामानों का ढुलान करने वाले लोगों के बिल पास न होना है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बात करते हुए करण माहरा ने कहा कि कोविड के समय में जिन लोगों ने सरकार की एजेंसियों के लिए ढुलान का काम किया, उनके आज तक बिल पास नहीं हुए हैं। सरकार ने कई ऐसी जगहों को खुर्द बुरड़ करने का काम किया है, जिससे राज्य के राजस्व को खासा नुकसान हुआ है। उन्होंने साथ ही भू कानून को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। और ये जो कंपनी है, ये लगभग 1200 यूनानी और जो आयुर्वेदिक हमारी दवाइयां हैं, उनके निर्माण का लाइसेंस इनके पास है। इनके पास उसको बनाने की सिद्धहस्त ये लोग हैं। इसके निजीकरण के लिए बीजेपी के नेता श्री रामलाल और उनके भांजे के ऊपर, जो संजय गुप्ता है, उनके ऊपर कंपनी में काम करने वाले या निगम में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं। जो डीजी हैं, उनके साथ संजय गुप्ता जी वहां पहुंचे और जिसका भारी विरोध वहां के कर्मचारियों ने किया। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, उस गाड़ी के नंबर से उन्होंने उसको पहचानने का काम किया। और कंपनी के लोगों का कहना है कि संजय गुप्ता जो हैं, वो 20 सेल कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। और जो ये 20 सेल कंपनियां हैं, इसमें हमको ये लगता है कि इसमें ऐसे रसूखदार और जो पावरफुल राजनेता हैं, उनका धन भी लगा हुआ है। और काले करना और ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको खुर्द-बुर्द करने का काम का षड्यंत्र चल रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत उमरपुर गांव में भगवा क्रांति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची सोनिका चौहान के घर पहुंची, जहां उन्होंने गांव के लोगों और महिलाओं से हिंदुत्व की भावना और संस्कार जगाने के लिए संवाद किया। इस दौरान भाजपा नेता शीतल जोशी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा क्रांति संगठन साध्वी प्राची ने कहा कि जात पात की करे विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यह हम सब का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर हमला बोलते हुए लेकर कहा कि कह रही हूं कि लगातार वक्फ बोर्ड की स्थापना नेहरू परिवार और कांग्रेस ने की, और वक्फ बोर्ड की स्थापना इसलिए की गई थी कि इस हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना था, लेकिन आज देश का हिंदू जागृत हो गया है। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं कि नेहरू खानदान ने, कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है, तो आज कम से कम वक्फ बोर्ड को खत्म करके हिंदुस्तान के अंदर एक सनातन बोर्ड की स्थापना कराई जाए और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का भी यही सपना था। कई दिनों से मैं बराबर बोलती जा रही हूं, वक्फ बोर्ड की जो स्थापना की थी नेहरू ने, नेहरू खानदान ने और कांग्रेस ने की थी। और ये जो वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी, वो इसीलिए की थी कि उनको हिंदुस्तान इस्लामिक देश बनाना था। लेकिन आज का हिंदू जागृत हो गया है और हम देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं, नेहरू ने, नेहरू खानदान ने, कांग्रेस ने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है, तो आप कम से कम वक्फ बोर्ड को खत्म करके
हिंदुस्तान के अंदर एक सनातन बोर्ड की स्थापना कराइए और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बने हिंदुस्तान, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर का भी सपना था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र है, ऑलरेडी है, क्योंकि देश का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था। उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश में जांच जारी है। इसी क्रम में अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत क्षेत्र में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मजखाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मजखाली में द टेरेसेस परियोजना, द्वारसो क्षेत्र में इवन रियल्टर्स और मजखाली के बिरला स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने मौके पर राजस्व विभाग की टीम को नक्शा, खतौनी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन की खरीद फरोख्त के लिए खतौनी और अन्य दस्तावेजों को जांचने के लिए सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाए जाएं। जमीनों के लेकर कई तरह की शिकायतें जो है हमारे पास आ रही थी कई समय से, तो इसी क्रम में निरीक्षण किया गया 3-4 जगहों पे, स्पेशली मजखाली, द्वारसो वाली एरिया में। तो जैसे हमारी एक पहली जो थी कि एक वीरेंद्र मोहन द्वारा जो बेची गई है जमीन, तो एक किसी महिला को बेची गई, तो वहां पे उल्लंघन का मामला सामने आया है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा का अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो जमीन जो है वो सरकारी जमीन है, तो इन सभी चीजों का जो है निरीक्षण किया गया। इन सब में जो है मौके पर हमारे क्षेत्रीय पटवारी कानूनगो सभी उपस्थित थे। हमने सारे अपने जो स्वामित्व के अभिलेख हैं उनसे मैच किया गया, तो उसको मिलाकर देखा गया, उससे मिलान किया गया, तो कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की जाएगी। आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आढ़त बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन पार्किंग, फायर स्टेशन आदि का निरीक्षण किया। कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने बताया कि लगभग 126 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 हेक्टेयर जमीन पर आढ़त बाजार शिफ्ट किया जा रहा है। आढ़त बाजार के दोनों ओर सड़क बनाने का काम जारी है। 126 करोड़ रुपए की योजना से लगभग 10 हेक्टेयर में यहाँ हम लोग, आप देखिए मेरे पीछे एक पार्किंग बन रही है जिसमें 570 गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। हमने दोनों साइड रास्ता बनाने का काम शुरू किया है। यहाँ एक ओवरहेड टैंक पानी का होना है, टॉयलेट्स बनने हैं जिसमें एक महिला के लिए पिंक टॉयलेट बनना है, एक पुल बनना है। कुल मिला के इसको हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। रुद्रपुर के प्रीत विहार में गौवंश पर भाले से हमला करने के विरोध में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने रुद्रपुर कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि प्रीत विहार में मुस्लिम समाज के युवक सद्दाम ने गौवंश पर भाले से हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। पुलिस को तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आज उन्होंने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से मुलाकात करने की बात भी कही है। हम 23 तारीख को यहाँ आए थे, एक एप्लीकेशन दी थी कोतवाली में, नामजद एप्लीकेशन दी उस व्यक्ति के जो आरोपी था, और उसमें एक सांड को एक व्यक्ति बल्लम मारता है और सांड को भगा भगा के मारता है, कई बार उसको वार करता है। उसमें यहाँ जब एप्लीकेशन दी तो वो रिसीव तो करके दे दी इन्होंने, पर आज दिन तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। वो व्यक्ति खुला घूम रहा है और वो सांड भी उस दिन से नहीं दिख रहा। हो सकता है सांड का शिकार भी उन्होंने कर लिया हो, और ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करे उसमें, जबकि उसका नाम से एप्लीकेशन दी गई है। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए आज यहाँ कोतवाली पहुंचे कि अधिकारियों से बात करते हैं तो इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो आप।
भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग विभाग से संबंधित आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड में एमएसएमई विभाग के कार्यों से खुश नजर आए। आने वाले दिनों में फिर उत्तराखंड में आकर विभागीय बैठक लेने की बात कही। इन सब मुद्दों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी से खास बातचीत की। उत्तराखंड के दौरे पर आज पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने यहाँ विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। क्या कुछ बैठक में आया है मेरे साथ बात करने के लिए भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय, जिनके पास जीतन राम मांझी सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। बात सही है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर आए हैं और विभाग की जानकारी लेने की बात की, और ये जानना चाहिए कि हमारा विभाग यहाँ पर 3-4 विभाग के रूप में काम करता है। सबसे पहले तो केवीआई कहते हैं, उसको कहते हैं कि खादी ग्राम उद्योग और खादी कमीशन, एक वो है। दूसरा फिर हमारा चल रहा है जिसको कहा जाता है NSIC, मैंने लघु उद्योग आयोग उसको कहा जाता है, वो है। और फिर तीसरा हम लोगों का जो है वो क्वायर बोर्ड वगैरह का कार्यक्रम चलता है। तो इस तरह हाँ, और फिर एक मूल जो हमारा विभाग है उसको MSME कहते हैं, मतलब कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसी के तहत ये सारे कार्यक्रम होते हैं, उसका हमने रिव्यू किया। ऐसे जनरल अगर आप समझें तो उसको भी आप कर सकते हैं कि जो MSME हम लोग का है वो इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट विभाग है कि भारत का जो GDP है उसका 30.1% योगदान हमारा विभाग का, माने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का है। 30% एंड एबव में से। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में हम कितना उत्पादन करते हैं हिंदुस्तान भारत में, उसका हमारा योगदान है 35.4%। और फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें 45.73 हमारा ये है योगदान है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम काफी इसमें लगे हुए हैं और भारत का विकास में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। कोई मांग नहीं, एक मांग सिर्फ यही है कि हमारे MSME का जो दफ्तर यहाँ नया खुला है उसके लिए अभी कोई स्टाफ विशेष नहीं मिले हैं, अटैच किए गए हैं। उसका ऑफिस भी, कार्यालय भी चल रहा है, रेंट पर लिया गया है, उसके अलावा ऑफिस होना चाहिए, यही मांग किया है और वैसा कोई मांग इन लोगों की नहीं है। ठीक है। हमारे साथ भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने बताया MSME के लिए उन्होंने आज यहाँ उत्तराखंड विभागीय अधिकारियों की बैठक। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV 24। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते दिख रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि सरकार चुनाव कराने में अक्षम है। यही वजह है कि सरकार ने प्रशासकों को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि प्रशासकों की जो नियुक्ति हुई है वो टेम्परेरी है और सरकार जल्द ही चुनाव कराएगी। सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। तो एक तो ऑप्शन ये था सरकार का कि सरकार उन्हें 2 साल या 1 साल का कार्य विस्तार नियम बनाकर दे। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो विपक्ष के अंदर बौखलाहट है या जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे तर्क जो है वो कहीं भी टिकते नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार, चाहे कांग्रेस की रिजीम रही होगी, चाहे और दलों की रिजीम रही होगी, पंचायत चुनाव में एक्सटेंशन 6 महीने साल भर के दिए। लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस रिजीम में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि 22 साल तक भी इन्होंने चुनाव नहीं कराए। क्योंकि कांग्रेस कभी भी
पंचायत के चुनाव में स्थानीय निकाय के चुनाव हों या नगर पालिकाओं के चुनाव हों, पंचायत स्तरीय चुनाव में कांग्रेस का भरोसा नहीं था। आज वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब परिवहन विभाग भी सख्त नजर आ रहा है। हाल ही में देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया था, जिसके बाद से लगातार परिवहन विभाग डीजल वाले पुराने टेम्पो और ऑटो पर सख्त होता दिख रहा है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए RTA की बैठक में निर्णय लिया गया है कि देहरादून के अंदर जो भी पुराने और कंडम ऑटो चल रहे हैं, उनके जो डीजल वाले हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्राइवेट वाहनों का ये संचालन को एक नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने परमिट ओपन किए हुए हैं। और प्रदूषण को देखते हुए, जैसे पिछली बार आपको पता है देहरादून के अंदर अप्रत्याशित रूप से AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो शहरी क्षेत्र में जो देहरादून के विक्रम हैं या ऐसे डीजल के वाहन हैं, सिटी बसेस, उनको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने उनको 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनके जो जिस रूट पर संचालित हो रहे हैं उस रूट का परमिट भी दिया जाएगा और 31/12 तक उनको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हम लोग बाहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के जो ऑटो हैं उनके परमिट दे रहे हैं, ताकि बाहरी क्षेत्र से लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पब्लिक सर्दी के मौसम के साथ ही वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक सड़कों पर घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है। ऐसे में परिवहन विभाग ने चेकिंग और जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी की है। RTO प्रशासन के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि कोहरे के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर रहा है। जिन जगहों पर लाइटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग या बैरिकेडिंग की समस्या है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोहरे में लोगों को दिख नहीं पाता है, तो हमने रेटर्स बना के DSC जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके माध्यम से PWD को दिए गए हैं और उन पर हम लोग ने परस्यू भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य करी जाए, ताकि कोहरे से पहले हमारी सड़कें और लाइटिंग दुरुस्त। खबर रुड़की से है, जहां फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। ये टीम सबसे पहले रामपुर चुंगी के पास ग्रीन पार्क कॉलोनी पहुंची, जहां अल्फा नर्सिंग होम और फोकस नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। इस दौरान टीम को कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं मिला, जिसके चलते मौके पर मौजूद अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ कर टीम वापस लौट गई। हालांकि टीम को नायशा अस्पताल में एक मरीज भर्ती मिला। टीम ने अस्पताल प्रबंधन को अपने दस्तावेज के साथ CMO कार्यालय बुलाया है। आगे चिकित्सालय यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, फर्जी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इनमें आप जाके चेकिंग करिए। सर इसके साथ में उन्होंने फिर तहसीलदार साहब को साथ में भेजा है, उन्याल जी को। तो हमारे द्वारा एक नायशा, फिर SPM, अल्फा, फोकस और एक सागर, 5-6 हॉस्पिटल में छापे मारे हैं हमने। और बाकी सभी के तो कोई पेशेंट नहीं मिला है, केवल एक जगह एक मरीज़ था, तो वहाँ हमने नायशा में बोला है उसको कि कल तक आके अपने सारे रजिस्ट्रेशन के कागज हमको यहाँ पे जमा करेगा हॉस्पिटल। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को MP में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, IT, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ MP ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक,
प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी जिले के थलीसैंण ब्लॉक में गंगाओं, कोटा, भीड़ा समेत अन्य गांव में पशुपालकों के बैल अचानक दम तोड़ रहे हैं, जिससे पशु चिकित्सा विभाग भी सख्ते में है। मवेशियों के पेट में रात को फोड़ा बन रहा है। उनकी नाक से खून आने के बाद मवेशी अचानक दम तोड़ते रहे हैं। अब तक 10 से अधिक मवेशी इन लक्षणों के बाद दम तोड़ चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा इन लक्षणों से ग्रसित हैं। पशु चिकित्सा विभाग प्रथम दृष्टया इसे ग्रास पॉइजनिंग बता रहा है। हालांकि इस रोग से ग्रस्त मवेशियों के सैंपल पशु चिकित्सा विभाग ने ले लिए हैं, जिन्हें लैब टेस्ट के लिए बरेली भेजा जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इन गांवों का मुआयना करने पर बताया कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि मवेशियों ने चुगान के वक्त कुछ जहरीली घास खाई हो, जिस कारण मवेशियों की तबीयत बिगड़ रही है। 8 से 10 पशुओं की मृत्यु हुई है, लेकिन वो एक हफ्ते में नहीं हुई। किसी की 1 माह पूर्व हुई थी, किसी के 15 से 20 दिन पूर्व, और सभी में एक जैसे लक्षण नहीं थे। कईयों ने बताया कि हमारे पशुओं के खुरों में लालपन आया, फिर किसी ने कहा कि उसको पेट में कॉन्स्टिपेशन हुई। इस तरह के कुछ लक्षण बताए गए, लेकिन फिर भी हमने एहतियातन अधिकतर लोगों ने जो बताया कि नाक से खून आना और अफारा होकर मृत्यु होना, और सभी में एक कॉमन बात थी कि दिन भर सभी को पशु स्वस्थ मिलते थे। उन सभी में कॉमन बात कहने का था कि हम जब चुगा के लाते थे, जब ग्रीजिंग के बाद आने के बाद जब रात को गौशाला में बांधते थे, तो सुबह वो हमें मृत पाए गए और ऐसे उनमें अफारा दिखाई दी। और प्रथम दृष्टया जो हमारी लोगों से बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं हमें ग्रास पॉइजनिंग का केस लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने आज भी अपनी टीम को वहाँ भेजा है दवाइयों के साथ। हमारी पूरी टीम, आज सुबह भी प्रधान जी से बात हुई थी और हमारी टीम वहाँ आज भी मुस्तैद है। यहाँ 8 से 10 पशु